हेलो स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं बीपीएससी मॉक टेस्ट, जो एक मिनी मॉक टेस्ट है। इसमें 10 क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं और उसका साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी बहुत विस्तार पूर्वक दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं और आप लोग कितना इसमें से सॉल्व कर पाते हैं, कितना सही होता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब विचार जो करना है तो ये तो ठीक है, विचार करना है। अब यहाँ पे इसके बाद आप ये देख लीजिए कि इसमें क्या पूछ रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि सही कौन सा विकल्प है। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि प्रायद्वीपीय पठार, मेरा मतलब कि स्टेटमेंट, प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणतम बिंदु जो है नीलगिरी पहाड़ियों द्वारा निर्मित है, जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट जो हैं वो मिलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है इलायची पहाड़ी को पूर्वी घाटों का सतत विस्तार माना जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये बात सही है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है का दक्षिणतम बिंदु वो नीलगिरी पहाड़ द्वारा निर्मित है, जो कि पूर्वी जो घाट है उसकी और पश्चिमी घाट जो है वो दोनों के मिलने से होती है। अब यहाँ पे है इलायची पहाड़ी, तो आपको ये पता है कि इलायची पहाड़ी जो है वो पूर्वी घाट का हिस्सा न होकर के पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें कह रहा था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इसके साथ ही ऑप्शन जो हो जाएगा वो सिर्फ केवल 1 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण भाग में स्थित नीलगिरी पहाड़ियाँ उस बिंदु को चिन्हित करती है जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिलते हैं। इन संगम को ही हम लोग नीलगिरी पहाड़ के नाम से जानते हैं, इसीलिए कथन 1 जो है वो सही है। दूसरा, अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, तो इलायची पहाड़ी पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ना कि पूर्वी घाट का। वे पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में स्थित है और अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत था उसमें, क्योंकि वहाँ पे पश्चिमी घाट नहीं लिखा हुआ था, पूर्वी घाट लिखा हुआ था। जबकि यहाँ पे जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन सही हुआ होगा तो आप कमेंट में दीजिएगा, और जितना क्वेश्चन सही होगा उतना आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा वो भी आप हमें बताइएगा। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसमें और एक्सप्लेनेशन है कि प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अगर हम देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी का सबसे पुराने भू आकृतियों में से एक है। पठार का दक्षिणतम बिंदु नीलगिरी पहाड़ी द्वारा जो है वो निर्मित है, जहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों मिलते हैं। काठियावाड़ प्रायद्वीप कच्छ के दक्षिण में स्थित है, ये एक पॉइंट है। काठियावाड़ प्रायद्वीप जो है वो कच्छ के दक्षिण में स्थित है। मध्य भाग जो है वो मांडव पहाड़ियों का उच्च क्षेत्र है। गिरनार पर्वत उच्चतम बिंदु है जो ज्वालामुखियों या ज्वालामुखी उत्पत्ति का है। मतलब गिरनार पर्वत जो है वो उच्चतम बिंदु है और ये ज्वालामुखी उत्पत्ति का है। ठीक है, अगला है कि गिर पर्वत श्रृंखला काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिणतम भाग में स्थित है। ये सब पॉइंट है। अगला है आपका पूर्वी घाट में असंतुलित पहाड़ी श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला शामिल है, जैसे कि ओडिशा हिल्स, जिसे हम लोग मालिया हिल्स के नाम से भी जानते हैं। अगला है आपका नल्लामाला हिल्स। अगला है आपका पलाकोंडा हिल। अगला है आपका वेलिकोंडा हिल्स। दूसरा है नेक्स्ट है आपका जावरे हिल्स, और नेक्स्ट है आपका शेवराई हिल्स। अगला जो पॉइंट है दक्षिणतम या फिर दक्षिणी पश्चिमी घाट के तट के समानांतर 3 पर्वतमालाएं हैं, अर्थात नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियाँ या पर्वतमालाएं। साथ ही एक अनप्रस्थ श्रेणी पलानी प्लाईघाट अंतराल जो पश्चिमी घाट के दक्षिणी आधे भाग और मुख्य सह्याद्री पर्वतमाला के बीच में स्थित है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, अनुच्छेद 109 कुछ मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है। दूसरा है आपका स्टेटमेंट, अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो पहला स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो इसका जो है वो गलत है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट अध्यक्ष ही है संसद के दोनों संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है, पहला गलत है। तो पहला गलत है और दूसरा सही है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा।
अब इसका एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें संसद की संयुक्त बैठक की, तो संवैधानिक प्रावधान क्या है पहले उसे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई विधेयक एक संसद द्वारा पारित किया गया है और दूसरे द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, या यदि एक सदन द्वारा किए गए संशोधन को दूसरे द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, तो भारत के राष्ट्रपति गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से एक संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। इसलिए कथन 1 जो है वो आपका सही नहीं है, वहाँ पे 109 दिया हुआ था जबकि अनुच्छेद 108 है। अगला जो है एक्सप्लेनेशन, पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, जबकि बुलाता कौन है, तो भारत के राष्ट्रपति। यदि अध्यक्ष उपलब्ध नहीं होते हैं तो उपाध्यक्ष या राष्ट्रपति द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य अध्यक्षता कर सकता है या फिर करता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट इसका सही था। आगे स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे तो कोरम और वोटिंग ये क्या होता है, तो एक संयुक्त बैठक के लिए कोरम दोनों सदनों की कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा है। मतदान के मामले में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाता है। टाई होने की स्थिति में पीठासीन अधिकारी के पास निर्यातक या फिर निर्णायक मत नहीं होता है। ठीक है, टाई मतलब बराबर हो जाने की बात। अगला जो एक्सप्लेनेशन है वो है कार्य के संचालन पर। एक संयुक्त बैठक के दौरान अध्यक्ष बैठक के उद्देश्यों की घोषणा करता है और फिर कार्यसूची पर कार्य के साथ आगे बढ़ाता है, जिसमें आमतौर पर बिल या फिर बिल पर विचार और मतदान शामिल होते हैं, जिसके कारण संयुक्त बैठक जो है वो बुलाई जाती है। अगला पॉइंट है कि शक्तियाँ और फिर सीमाएं। संयुक्त बैठक में किसी भी सदन के निर्णय के बावजूद साधारण बहुमत से विधेयक को पारित करने का अधिकार होता है। हालांकि यह संविधान में संशोधन नहीं कर सकता या नए कानून पेश नहीं कर सकता। यह केवल उन विधेयकों या फिर विधेयकों पर विचार और मतदान कर सकती है जिसके कारण दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हुआ है। तो आपने इसको भी समझ गया होगा, आई होप कि बेहतर तरीके से आप समझते होंगे। इससे आने वाले क्वेश्चन अब जो भी बनेंगे वो बहुत ईजिली आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसमें घटना की अगर हम बात करें तो भारत में संसद की संयुक्त बैठक अपेक्षाकृत दुर्लभ है। विशिष्ट बिलों पर लोकसभा और राज्यसभा के मध्य मतभेद को दूर करने के लिए वे अतीत में कुछ अवसरों पर हुए हैं। उदाहरण के लिए 2002 में आतंकवाद निरोध अधिनियम को पारित करने के लिए और 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग जिसे हम लोग निरसन भी बोलते हैं, विधेयक को पारित करने के लिए एक संयुक्त बैठक की आयोजन की गई थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मुगल शासन या फिर मुगल प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा कि मीर बख्शी के नाम से जो है वो सैन्य विभाग को जाना जाता था मुग़ल कालीन या फिर मुग़ल प्रशासन में। अब इसका एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, जैसे कि अभी इससे आंसर ही था सैन्य विभाग, तो मीर बख्श मुग़ल साम्राज्य में सैन्य प्रशासन के प्रमुख थे। मीर बख्श की जिम्मेदारी खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और सैन्य नियुक्तियों और पदोन्नति के संबंध में सिफारिश करना था। मीर बख्श का कार्यालय दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल के दौरान जो है वो अस्तित्व में आया था। अब हम बात कर लेते हैं राजस्व विभाग की। तो वज़ीर जो है वो राजस्व विभाग के प्रमुख होते थे मुग़ल प्रशासन में, लेकिन मुग़ल प्रशासन में सल्तनत की तुलना में उसकी शक्ति कम हो गई थी। अगला है न्याय विभाग। मुग़ल प्रशासन के दौरान न्यायिक विभाग का प्रमुख जो है वो काजी या फिर काजी उल कुज़्ज़त होता था, या उसके नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 की नियुक्ति के लिए मार्गदर्शन करता है। मतलब जो भारत के संविधान में जो आर्टिकल 148 है वो किसके नियुक्ति के लिए मार्गदर्शन करता है, तो 148 जो है वो CAG अर्थात भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का मार्गदर्शन करता है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे विस्तार पूर्वक से CAG के बारे में जान लेते हैं। CAG भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। वह भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के प्रमुख और सार्वजनिक धन के मुख्य संरक्षक हैं।
यह वह संस्था है जिसके माध्यम से सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों वे सभी जो सार्वजनिक धन खर्च करते हैं कि संसद और राज्य विधानसभाओं और उसके मध्य के लोगों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। अगला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल संविधान द्वारा बनाया गया था। यह लोक लेखा समिति है जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है जो राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखी जाती है। CAG को भारत के राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है जिसमें से तीनों जो है विनियोग खातों पर लोक लेखा रिपोर्ट या फिर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, अगला है वित्तीय खातों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और अगला है या फिर लास्ट है सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। ये 3 रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करनी पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं वित्त आयोग के बारे में। तो भारत में वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारत के वित्तीय संघवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका प्रारंभिक कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में अनुशंसाएं करना है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सदस्य आमतौर पर अर्थशास्त्र, वित्त या सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। आयोग को राजकोषीय मामले के विभिन्न पहलुओं पर या फिर विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने और करों के बंटवारे, राज्यों की सहायता, अनुदान और अन्य वित्तीय व्यवस्थाएं जैसे मामले पर अनुशंसाएं करने की काम सौंपा गया है। अगला है अनुच्छेद 280 के तहत न तो प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और न ही मुख्य आर्थिक सलाहकार सीधे तौर पर वित्त आयोग का गठन करते हैं। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। यद्यपि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश पर विचार करने और उसे लागू करने में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री सहित सरकार की महत्वपूर्ण भूमिकाएं जो हैं वो होती हैं। आगे हम बात कर लेते हैं भारत के महान्यायवादी के। तो अनुच्छेद 76 या फिर अनुच्छेद 76 द्वारा भारत के महान्यायवादी के कार्यकाल के विषय में बात करता है। यह आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी भारत की संघ कार्यकारिणी का भाग है। महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी होता है। महान्यायवादी को सरकारी सेवक नहीं माना जाता है। महान्यायवादी का पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, मतलब वेतन वगैरह जो है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। नियुक्ति सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो नियुक्त की जाती है। महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। महान्यायवादी सरकार की इच्छा पर पद धारण करता है। उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया भी जा सकता है। अगला हम बात कर लेते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। तो चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सीधे भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 के प्रावधान में या फिर प्रावधान है कि संसद, राज्य विधानसभाएं भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होगी। चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय के रूप में कार्य कर रहा है जिसमें 3 चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं और उन्हें समान वेतन, भत्ते व अन्य सुविधाएं मिलती हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त और या 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय आयोग द्वारा बहुमत से किया जाता है। वे 6 वर्ष की अवधि के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। मतलब कह रहे हैं कि आप 6 वर्ष तक की आयु पे आप रह सकते हैं। मान लीजिए 65 वर्ष तक कार्यकाल है, अगर आप 59 में अगर आप ये बन जाते हैं तो 6 वर्ष तो टोटल 65 वर्ष हो जाएगी। लेकिन अगर आप 63 वर्ष की आयु में अगर ये बनते हैं तो आपको 6 वर्ष नहीं बल्कि 2 वर्ष ही करना पड़ेगा और फिर 65 वर्ष आपकी पूरी जाएगी तो फिर आप रिटायर कर जाइएगा। वे किसी भी समय इस्तीफा दे सकते हैं या उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी हटाया जा सकता है। अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन जो है वो
सही है। अब यहाँ पे देखिए कथन 1 है, महात्मा गांधी दांडी मार्च के वास्तुकार थे जो औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ एक अहिंसक विरोध था। अगला है आपका, ये स्टेटमेंट है। अगला है आपका महात्मा गांधी, आप कथन जो है दूसरा, महात्मा गांधी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्हें अहिंसक संघर्ष के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जो है उसे सम्मानित किया गया था। तो आपको पता है कि महात्मा गांधी जी को नोबेल शांति पुरस्कार तो नहीं दिया गया है, तो इसीलिए इसका स्टेटमेंट जो ऑप्शन जो होगा वो ए सिर्फ इसका सही होगा, बी जो है वो इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखेंगे तो कथन 1 में महात्मा गांधी वास्तव में दांडी मार्च के वास्तुकार थे जिसे नमक मार्च के रूप में भी जाना जाता है। यह 1930 में औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नामक कर के खिलाफ एक अहिंसक विरोध था। गांधी और उनके अनुयायियों ने अरब सागर तक 240 मील की दूरी तय की थी जहां उन्होंने समुद्र जल को वाष्पित करके अपना नमक जो है वो बनाया था, इसलिए कथन 1 जो है वो इसका सही हो जाएगा। कथन बी की अगर हम बात करें तो शांति और अहिंसक प्रतिरोध में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद महात्मा गांधी को कभी नोबेल पुरस्कार या फिर नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक है, उन्होंने 1937 और 1948 के बीच 5 बार इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया लेकिन कभी जीत नहीं मिली। 1948 में उनकी हत्या के बाद नोबेल समिति ने यह कहते हुए मरणोपरांत शांति पुरस्कार देने से इनकार कर दिया कि उस वर्ष कोई उपयुक्त जीवित उम्मीदवार नहीं था, इसलिए कथन 2 जो है इसका गलत हो जाता है। अब अगला महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ा सा अगर हम जान लें तो महात्मा गांधी जी का जो रियल नाम था वास्तविक वो था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। यह या फिर वह एक भारतीय वकील भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे और सामाजिक कार्यकर्ता साथ ही साथ लेखक भी थे। वह भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता बने। उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में भारत में जाना जाता है। राजनीति और सामाजिक प्रगति हासिल करने के लिए गांधी जी को उनके अहिंसक विरोध सत्याग्रह के सिद्धांत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाता है। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई और उस दिन को शहीद दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। उनकी आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। गांधी जी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण अगर हम आंदोलन की बात करें तो 1917 में हुई चंपारण आंदोलन, 1918 में हुई खेरा आंदोलन, 1919 में हुई खिलाफत आंदोलन, 1920 में हुई असहयोग आंदोलन, 1930 में हुआ सबने अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च। अगला है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वह क्वेश्चन है वेनसांग के नालंदा विहार के भ्रमण करते समय वहाँ निम्नलिखित में से कौन प्रमुख था। मतलब जब वेनसांग नालंदा के भ्रमण पर गए थे तो वहाँ के प्रमुख जो हैं वो कौन थे, तो वहाँ के प्रमुख उस समय सीलभद्र हुआ करते थे। अब अगर इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखेंगे तो जब वेनसांग ने वहाँ का भ्रमण किया तो सीलभद्र जो है वो नालंदा मठ के प्रमुख थे। जब 637 ईस्वी में चीन बौद्ध भिक्षु वेनसांग ने वहाँ का दौरा किया था तब सीलभद्र नालंदा मठ के प्रमुख थे। वेनसांग 2 साल तक नालंदा में रहे और सीलभद्र के मार्गदर्शन में अध्ययन भी किया। वह सीलभद्र के ज्ञान और बुद्धिमत्ता के बहुत बड़े प्रशंसक थे और वह उन्हें अपने समय के सबसे महान बौद्ध विद्वानों में से एक मानते थे। सीलभद्र एक प्रखर लेखक और विद्वान भी थे। उन्होंने बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र और व्याकरण सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से लिखा है। वह योगाचार विचारधाराओं के भी विशेषज्ञ थे जो महायान बौद्ध धर्म की एक प्रणाली है जो चेतना के महत्व पर जोर देती है। सीलभद्र की शिक्षाएं का वेनसांग पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में उनकी अपनी समझ को आकार देने में भी मदद की। वेनसांग बाद में चीन लौट आए और सीलभद्र
के कई कार्यों का चीनी भाषा में अनुवाद उन्होंने किया। इन अनुवादों ने शीलभद्र की शिक्षाओं का व्यापक दर्शकों तक फैलाने में मदद की और चीन में बौद्ध धर्म के विकास का अस्थायी प्रभाव डाला। शीलभद्र की मृत्यु 645 ईस्वी में हो गई, लेकिन उनकी विरासत आज भी जारी है। उन्हें नालंदा मठ के इतिहास और महायान बौद्ध धर्म के विकास में सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला सामुदायिक पक्षी अभयारण्य है? सामुदायिक पक्षी अभयारण्य है तो वो है आपका गोगाबिल, जो कि कटिहार में है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। गोगाबिल बिहार के जो कटिहार ज़िले में एक चापाकल झील है। इसे राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। सामुदायिक अभयारण्य सरकार द्वारा घोषित एक विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र होता है और स्थानीय शक्तियों तथा समुदायों के प्रयासों से संरक्षित होता है। गोगाबिल बिहार में 15वां संरक्षित क्षेत्र है। 2 अगस्त 2019 को जल निकाय को 57 हेक्टेयर सामुदायिक रिजर्व और 30 हेक्टेयर संरक्षक रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। गोगाबिल का निर्माण उत्तर में महानंदा और कंकर नदियों के प्रवाह तथा दक्षिण और पूर्व में गंगा से होता है। गोगाबिल को प्रारंभ में राज्य सरकार द्वारा 5 वर्षों के लिए 1990 में एक बंद क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया था। यह एक अस्थायी जल निकाय है। हालांकि यह गर्मियों में कुछ हद तक सिकुड़ जाता है, लेकिन कभी पूरी तरीके से सूखता नहीं है। यह 90 से अधिक पक्षी प्रजातियों का आश्रय स्थल भी है, जिसमें से 30 जो है वो प्रवासी पक्षी होते हैं। अगला हम क्वेश्चन बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से आरोही क्रम में रखे। ठीक है, अब आरोही क्रम में आपको जो है वो रखने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो पहला तो आपका हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, दूसरा की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका ओडिशा। तीसरा की अगर हम बात करें तो वो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और अगला जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा केरल। तो ऑप्शन नंबर में अगर हम देखेंगे तो ए, बी, डी और सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि 2011 के जनगणना के आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या घनत्व में आरोही क्रम में राज्य की अगर हम बात करें तो राजस्थान जनसंख्या घनत्व लगभग 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ओडिशा की बात करें तो जनसंख्या घनत्व 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। केरल की 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में 820 जो है वो प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। अब उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि अगर हम बात करें तो आ जाएगा राजस्थान, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और फिर केरल। राजस्थान, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और केरल। हाँ ठीक, हाँ ठीक, आंसर सही लगा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें या फिर इसी में एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं और जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसे आमतौर पर प्रति वर्ग किलोमीटर या वर्ग मील में उद्गित किया जाता है। इसलिए जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई भौगोलिक क्षेत्र में व्यवस्थित व्यक्तियों की संख्या है। उदाहरण के लिए प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति हेक्टेयर या वर्ग किलोमीटर की संख्या को यह प्रदर्शित करता है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कुल जनसंख्या बट्टे में कुल क्षेत्रफल। भारत में राज्यवार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो बिहार है, जिसमें 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में दर्ज किया गया है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश राज्य, जो कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा जो है वह नहीं है। तो अनुच्छेद 20 का हिस्सा क्या नहीं है? दोहरे जोखिम की धारा, कार्योत्तर कानून,
यातना के विरुद्ध निषेध, आत्मदोष के विरुद्ध निषेध। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। फिर बात आती है 20 की हिस्सा नहीं तो फिर किसके हिस्सा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण, यह किसी अभियुक्त व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेश या फिर कंपनी या निजी जैसे कानूनी व्यक्ति हो, सभी को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें उस संबंध में 3 प्रावधान किए जाते हैं। पहला है आपका कार्योत्तर कानून नहीं, दूसरा है कोई दोहरा जोखिम नहीं, तीसरा है कोई आत्मदोष नहीं। अब कार्योत्तर कानून नहीं का मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, अर्थात अधिनियम के लागू होने के समय लागू कानून के उल्लंघन को छोड़कर किसी भी अपराध का दोषी ठहराया गया, ना ही अधिनियम के लागू होने के समय लागू कानून द्वारा निर्धारित से अधिक दंड के अधीन, इसलिए कथन 1 सही था। मतलब क्या कह रहा है कि अधिक दंड नहीं मिलना चाहिए किसी को, निर्धारित से भी अधिक। अगला है आपका कोई दोहरा जोखिम नहीं, किसी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा, मैंने किसी भी व्यक्ति पर एक अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा, ये होती है आपका कोई दोहरा जोखिम नहीं। अगला है कोई आत्मदोष नहीं, किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, इसलिए विकल्प सी जो है वो उसका सही था। अब क्वेश्चन आती है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, तो वो है आपका किलोवाट घंटा। इसका थोड़ा सा विस्तार से अगर हम देखेंगे तो स्पष्टीकरण में विद्युत ऊर्जा के उस रूप को इंगित या फिर संदर्भित करती है जो किसी तार जैसे चालक के माध्यम से विद्युत आवेश, आमतौर पर इलेक्ट्रॉनों की गति के संबंधित है। यह ऊर्जा का एक प्रकार है जिसे आसानी से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि यांत्रिक ताप या प्रकाश ऊर्जा। इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा है। यह खपत या उत्पादित विद्युत ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला मात्रक है। यह एक घंटे के दौरान 1 किलोवाट विद्युत का उपयोग करके खपत या उत्पादित ऊर्जा की मात्रा का माप है। 1 किलोवाट = होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ये भी याद रखिएगा। उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा निर्धारित करने के लिए इन इकाई का उपयोग आमतौर पर बिजली बिलों पर किया जाता है। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जो है वो किलोवाट घंटा है। इसके साथ हमने 10 क्वेश्चन जो है वो टोटल डिस्कस कर लिया है यहाँ पे, और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने विस्तार पूर्वक से दिया है। अब आपको कमेंट में बताना है कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। और अब मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि या फिर अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ही आप वीडियो में वैल्यूएबल अपना कमेंट दें, और अच्छा कमेंट दीजिएगा, या फिर आपको ये सही अच्छा लगा हो तो ही मैं इसे कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ मैं यहीं पे इसको स्टॉप कर दूँगा। तो आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। सो धन्यवाद।